हेलो माय डियर फ्यूचर सीएस, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, अभी तक अपन ने टोटल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 तक डिस्कशन कर रखा है, राइट। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। यस, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 की ओर। एक बार ब्रीफ समरी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, राइट। अभी ये एमटीपी सर अपने लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 से 10 के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे पूछ रखे है ना। और माइक्रो का जो पार्ट है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 से 5 के सिर्फ और सिर्फ 34 क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे पूछे, है ना। टोटल रिपीटेड नंबर ऑफ अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो दैट इज मोर देन 24 प्लस भी अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। एंड रॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आईसीआई ने रॉन्ग आंसर्स दिए, ऐसा मुझे लग रहा है। 2 क्वेश्चंस ऐसे भी है जहां पे मैं थोड़ा डाउटफुल हूं अबाउट द आंसर्स, राइट। यस, अभी अपन बात कर रहे हैं अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे दिया दैट इज ओनली अ रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। तो जितने भी रिपीट क्वेश्चन है अपन उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसको क्विकली डिस्कस कर लेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस भी है जहां पे अपने को चीजें सॉल्व करके कैलकुलेट करनी है। ओके, चलो इंपॉर्टेंटली आगे बढ़ते हैं। विद इन एन 1 आवर अपने को ये सारा डिस्कशन जो है वो खत्म कर देना है, क्योंकि आपका टाइम बचाना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम और भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन गलती से भी 2x पे मत देखना, क्योंकि बोलने की स्पीड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट लगेगा और कुछ भी समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। 1.5x इज प्रेफरेबल, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑपरेशनल टारगेट इन द बजट। देखो, बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपना टारगेट क्या होता है, ये यहाँ पे अपना सवाल है। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट किस पे इंपॉर्टेंटली फोकस करती है भाई, फिस्कल डेफिसिट पे, कि लोग अपने को कितना लोन लेना पड़ सकता है, अपना बोरिंग कितना हो सकता है, अपना एक्सपेंडिचर कितना है, अपना रेवेन्यू कितना है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, इस पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 68 पे पूछा गया था। इसका आंसर चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.63 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में देखने को मिलेगा, राइट, कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, राइट। इट इज अ बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, जो अपने को करना पड़ेगा। ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है गवर्नमेंट के लिए फ्रॉम द बजट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सटर्नल डेट हैज बीन शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ। ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 73 था, कि जो भी एक्सटर्नल डेट होता है उसको अपन कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट, है ना, जिस डेट पे अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस डेट के एक्सचेंज रेट पे अपन उसको काउंट करते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को अपन किस कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करते। देखो, फंक्शनल क्लासिफिकेशंस होते हैं, बेस्ड ऑन द फंक्शन अपन पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिराइव करते हैं कि भाई कौन से फंक्शन के लिए अपने को कितना खर्चा करने का, लेट से एजुकेशन पे करना है, सब्सिडी पे करना है, किस पे कितना खर्चा करना है वो अपन डिसाइड करते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल टाइप के एक्सपेंडिचर अपन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, वोटेड एंड चार्ज, ये भी सारे आपके क्या होते हैं, अगेन पब्लिक एक्सपेंडिचर के टाइप्स होते है ना। ये इसके अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो 463 पेज नंबर पे आ जाओ, जहां पे अपने को पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में समझ में आएगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू टाइप की भी हो सकता है, कैपिटल टाइप की भी हो सकता है ना। ये दोनों टाइप के यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। अगेन अगर 7.54 पेज पे आता हूँ तो भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ, अगेन आप वहां पे जो है वो वोटेड, है ना। यहाँ पे देखो चार्ज जो है या फिर वोटेड एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि लेट से पार्लियामेंट के अंदर वोट किए जाएंगे या चार्ज किए जाएंगे इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी आप कंसिडर कर सकता है। लेकिन प्लान एंड नॉट प्लान, ये ऐसा कोई क्लासिफिकेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर का होता है क्या, नहीं होता। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंटली समझना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैन नॉट बी यू शेप्ड, है ना। यस, ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 99 था, जहां पे क्वेश्चन ही एक्चुअली इन्होंने गलत दिया है। ये सेम क्वेश्चन पेज नंबर 3.58 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 आपके मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि कौन सा कर्व यू शेप नहीं होता है, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो बिल्कुल भी यू शेप्ड होगा क्या, नहीं होगा, है ना। मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 3.42 पे अगर आप आते हो तो आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा, राइट, कि आपका ये कर्व जो है दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बिल्कुल भी यू शेप्ड होता है क्या, नहीं होता।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द ओलिगोपोली? ओलिगोपोली के लिए कौन सा आपका अजम्पशन बिल्कुल भी करेक्ट है, ये आपको पूछा है। देखो अभी ओलिगोपोली क्या होता है, ये कुछ फ्यू सेलर्स है जो लोग मिलके क्या करते हैं, प्राइस के बीच में उनका जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और जनरली यहाँ पे लोग प्राइसेस को चेंज नहीं करते है ना। और प्राइसेस को कब जो ये लोग चेंज करेंगे, अगर समझो कोई ओलिगोपोली फर्म है जिसने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो दूसरे लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने प्राइसेस को कम कर दिया तो लोग उसको फॉलो करेंगे क्या? यस, ये कॉन्सेप्ट कहाँ बोला है सर? पेज नंबर 4.61 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, राइट? यस, ओके, दैट इज किंग डिमांड कर्व, है ना। यहाँ पे अपन बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, आपके प्राइसेस को फॉलो करते हैं। देखो यस, क्या बोला है, देखो each oligopoly believe that if it's lower the prices below the prevailing price, its competitor will follow him, है ना। accordingly lower prices, whereas it raises the prices above the prevailing price, its competitor will not follow in increase its price। मतलब प्राइसेस बढ़ाओगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कम कर दोगे तो लोग जरूर फॉलो करेंगे। अभी इसका आंसर देखो यहाँ पे बोला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज हिज प्राइसेस, हिज राइवल्स विल नॉट फॉलो। लेकिन अगर समझो बढ़ाएंगे तो लोग फॉलो करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बढ़ा दोगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल भी सही बन जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस साइकिल इमर्ज इन, है ना। बिजनेस साइकिल कौन से इकोनॉमी में इमर्ज करता है, ये आपके पेज नंबर 5.9 के ऊपर इन्होंने बोला है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। बिजनेस साइकिल की अपन जहां पे बात करते हैं कि जो आपका बिजनेस साइकिल है वो जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इमर्ज होता है। यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। ओके, यस, देखो यहाँ पे ऑकर्स इन सेम रेगुलरिटी वगैरह होना चाहिए, सारी फीचर्स यहाँ पे दिए। और जनरली ये जो है आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या करता है, चालू होता है। जैसा अपना रिसेंट एग्जांपल है बिजनेस साइकिल का, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ये अगेन कहाँ पे शुरू हुआ, आपके यूएस में शुरू हुआ है। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या नहीं आएगा? देखो जब भी अपन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, अपन सेकंड हैंड गुड्स है, स्टॉक्स या बॉन्ड्स है, फिर प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 6.31 के ऊपर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 को बिलोंग करता है, जहां पे 6.8 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। कि जो भी आपके लेट से सेकंड हैंड गुड्स वगैरह होते हैं, व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड, कैपिटल गेन्स, विंडफॉल प्रॉफिट्स, ट्रांसफर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट ऑफ द पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये सब इंक्लूड करेंगे क्या? अपन नहीं करेंगे। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन सेम क्वेश्चन है, एमटीबी नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 90 था, राइट। क्या बोला है, देखो इन केनेशियन क्रॉस डायग्राम द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्रॉसेस 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स दैट व्हाट? सर पेज नंबर 6.57 के ऊपर आ जाओ, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 में, तो आपको इस डायग्राम को देखने को मिल जाएगा, राइट। अभी अगर समझो द लेवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम शोन एट द पॉइंट इवन वेयर आपका जो शेड्यूल है क्रॉस कर रहा है 45 डिग्री लाइन को, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर इनकम, राइट। यस, ये जो आपका लाइन है, ओके, ये जो आपका लाइन है, ये अगर यहाँ पे आपका 45 डिग्री लाइन ये जो निकल रहा है, इसको अगर क्रॉस करके आगे जा रहा है तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे आपका सवाल पूछ लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे आंसर बनना चाहिए आपका, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे आ रहा है, विच मे और मे नॉट बी द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है क्या? यस, बिल्कुल भी है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंप्लीकेशन ऑफ द इंपोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस? अगर समझो आप जो है वो प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रखते हो, तो इससे क्या होगा, ये आपके पेज नंबर 4.18 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, राइट। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट। चलो आते, देखो अगर समझो आपका जो मार्केट प्राइस है वो बिलो इक्विलिब्रियम है, सो अ शॉर्टेज अराइजेस इन द क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा और क्या आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम होने वाला है, राइट। ये सबसे पहली चीज जो होगी, दैट इज शॉर्टेज इन द मार्केट। देन आपके यहाँ पे शॉर्टेज आने की वजह से लिमिटेड रिसोर्सेस अगेन वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उसको खरीदना चाहता है, तो इससे ब्लैक मार्केटिंग भी अराइज हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है, राइट। नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन मींस, ये सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 87 था, एमटीबी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 89 था, है ना। सर मीनिंग क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर से सभी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 10.6 के ऊपर सिंपली इन्होंने नेशनलाइजेशन एक वर्ड यूज किया है, एज सच इसका कोई डेफिनेशन कहीं भी और दिया हुआ नहीं है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका बजट लाइन से है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 2.69 के ऊपर क्या बोला है, देखो कि
अगर नाचोस और पेप्सी ये दो प्रोडक्ट्स है जिनके अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो क्वांटिटी ऑफ नाचोस जो है वो वाई एक्सिस पे लिखा है, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी आपका एक्स एक्सिस पे लिखा है, तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी क्या होगा, राइट। इसका आंसर आपको पेज नंबर 2.69 के ऊपर मिल जाएगा, है ना। फटाक से पेज नंबर 2.69 के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, इट इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये क्या होता है आपका बजट लाइन का स्लोप होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। अभी आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है आपका पेप्सी, सो प्राइस ऑफ पेप्सी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ नाचोस, सो प्राइस ऑफ पेप्सी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ नाचोस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी यहाँ पे क्या बनता है, सही बन जाता है, राइट। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अभी ये क्या है सर, एनडीपी है ना। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है। अभी समझो ना भाई, सीधा नेशनल इनकम का अगर मैं फॉर्मूला लूं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट, कंजम्पशन प्लस इनकम, इन्वेस्टमेंट, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। पेज नंबर 6.19 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फटाक से मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं। देखो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से दैट इज जीडीपी इज इक्वल्स टू फाइनल एक्सपेंडिचर, सब कुछ उसमें आ जाएगा, राइट। यस, देखो यहाँ भी सारे फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following measure of meeting deficit in a budget leads to an increase in money supply in the economy, right। अभी कौन सा ऐसा मेजर है जिससे आप डेफिसिट भी कम कर लोगे, है ना, जिससे आप बजट का डेफिसिट जो है वो कम करते हो या फिर फुलफिल करते हो उस डेफिसिट को, और उससे आपका मनी सप्लाई भी बढ़ जाता है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.64 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या आप आपके डेफिसिट को पूरा कर सकते हो क्या, यस। गवर्नमेंट अपने जो स्टेक है उसको बेच देगा और वहां से जो है पैसा जनरेट कर लेगा, यस, ये ऐसा बोल सकते क्या। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आप आपका डेफिसिट पूरा कर सकते हो क्या, क्या इससे आपका जो है वो अगेन मनी सप्लाई बढ़ेगा क्या। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या इससे भी आप आपका मनी सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या। अरे ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दिस, ये सही होगा, ये अपने को यहाँ पे पता करना है। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस, ये आपका बिल्कुल भी सही है कि डिसइन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन सब से आपका क्या हो सकता है, बजट का जो डेफिसिट है उसको आप मीट भी कर सकते हो और इससे से आपका मनी सप्लाई जो है वो बढ़ने वाला है, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 14, with fall in the price of commodity demand of the commodity increases as it becomes relatively cheaper in comparison to the other commodities, इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे। देखो अभी पेज नंबर 2.14 के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सेम लाइन आपको ये दिखाई देगा, पेज नंबर 2.14 के ऊपर आते हैं, है ना। यस, क्या बोलते हैं अपन इसको, yes, that is your income effect। देखो, price of the commodity falls, consumers buy the same quantity with the lesser money or he can buy the more quantity with the same amount of money, ऐसा भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, that is known as your income effect। बट यहाँ पे ना इन कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटीज बोला है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन गुड्स के अंदर, राइट। देखो commodities price falls for the other commodities which has become relatively expensive, right। यहाँ पे अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई आपका एक गुड्स का जो प्राइस है उसको फॉल हो गया, दूसरे का बढ़ रहा है, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है, राइट। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड वायोलेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ टू गुड्स वर्ल्ड, राइट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को वायोलेट कर रहा है, राइट। देखो, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स इक्वल्स द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, यस, ये बिल्कुल भी सही है, प्राइस रेशियो होता है उस पॉइंट पे, है ना। एमआरएस जो है वो प्राइस रेशियो होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, सिंपल बात है, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, यस। नेक्स्ट, एमयू ऑफ पर डॉलर शुड बी द इक्वल, yes, the consumer indifference curve is steeper than the budget line at the chosen bundle or the consumer is spending the entire income। so ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है, बाकी तीनों भी ऑप्शंस आपकी कंडीशंस है। कंडीशंस कहाँ बोले सर, पेज नंबर 2.71 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसके सारे कंडीशंस जो है वो दिखाई देंगे, राइट। व्हाट आर द अजम्पशंस, है ना, जब भी आप बजट लाइन की बात कर रहे हो तो, राइट। इट डिस्पेंसेस ऑफ सारी पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि एमआरएस जो होता है दैट इज एमआरएस यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, प्राइस लाइन होता है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। यस, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे समझने का है, ओके। यस, यस, देखो क्या बोला है, दो गुड्स की प्राइसेस बिल्कुल भी फिक्स होनी चाहिए, इनकम फिक्स होनी चाहिए, इंडिफरेंस मैप से ही आपने चूज करना चाहिए, ओके। सभी चीजें होमोजीनियस चाहिए, रैशनल कंज्यूमर चाहिए, मोर सेटिस्फैक्शन आपने डिराइव करवाना चाहिए, राइट। ये सारी बातें अजम्पशंस के ही ऊपर बेस्ड यहाँ पे है, ओके। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। और अगर आपको ये एमटीपी का जो पीडीएफ है वो चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा विद द सॉल्व्ड आंसर्स एंड
ऑल द क्वेश्चंस आर टिक, राइट। तो जल्दी से लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको मेरे सारे नोट्स, एमसीक्यूज एंड ये सारे ही एमटीपी का पीडीएफ जो है वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या बोला है देखो, असर्शन दिया है एंड रीजनिंग दिया है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, राइट। लोग कितना पे कर सकते हैं और लोगों ने कितना पे किया है, राइट, ये बिल्कुल भी सही है। एंड कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये भी बिल्कुल भी सही जवाब है, राइट, यस। चलो तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों भी स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। एंड कहाँ मिलेंगे सर ये, 2.55 पेज नंबर पे या 2.57 पेज नंबर पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, टोटल अमाउंट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड माइनस दे हैव एक्चुअली पेड, राइट। अगेन यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप अपन देख सकते हैं, है ना, एमयू प्राइस कंज्यूमर सरप्लस इन सबके बीच में, ओके, यस। चलो नेक्स्ट, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, yes। Question number 17, at the point at which total product curve begins to flatten out indicates, है ना, अगर समझो जब भी आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व फ्लैटन होने लगता है तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको पेज नंबर 3.26 के ऊपर बोला है ना, वहां पे अगर आप आते हो पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, है ना, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। दैट ऑनसेट ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, जब भी आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शुरुआत होता है तब आपका जो टोटल कर्व है वो क्या होता है, फ्लैटन होने लगता है। देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल भी फ्लैट होता जा रहा है, राइट। पहले वो कैसा था, पहले वो बिल्कुल भी राइजिंग था, अभी वो क्या हो गया, फ्लैट हो चुका है। एंड द एट द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब शुरुआत में, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन असेंशन एंड रीजनिंग, संक कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन द इकोनॉमिक डिसीजंस येट, बिल्कुल भी करेक्ट है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑफ सच रिसोर्सेज इज जीरो, राइट। अगेन बोथ यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके असर्शन का, राइट। संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कुछ लेना देना नहीं होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे रिसोर्सेज का जीरो होता है, ऐसा भी अपन नहीं बोल सकते, राइट, यस। तो पेज नंबर 3.37 के ऊपर चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2, अगेन यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देने वाली है, ओके, यस। संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दैट इज वैल्यू फॉरगॉन, जो भी आपने छोड़ दिया है उसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव था उसका जो वैल्यू, उसको अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बोलते हैं, है ना, यस। तो ये आपका पॉइंट है। एंड संक कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो ऑलरेडी आपने इनकर कर चुके हो और उससे आपके फ्यूचर पे कोई भी असर नहीं पड़ता, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन ओलिगोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस बाय, प्राइस डिटर्मिनेशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है इन केस ऑफ ओलिगोपोली, पेज नंबर 4.58 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी ओलिगोपोली होता है ना, वहां पे आपका ग्रुप बिहेवियर होता है, और जहां पे सब लोग मिलकर ग्रुप के एक साथ में आके क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे अगेन कौन करता है, तो जो भी सर लीडर होगा, राइट, जो लीडर होता है ना वो क्या करता है, ग्रुप बिहेवियर के केस में आपका प्राइसेस को डिसीजन करने में हेल्प करता है। सो इट इज अ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ फ्यू डोमिनेंट फर्म, कुछ लोग हैं जो आपको कलेक्टिव यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ मोनोपोली द लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर प्रोडक्ट्स टिपिकली रिजल्ट इन, अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट्स हो तो इससे क्या होगा, देखो चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.39 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अगर समझो आपके जो प्रोडक्ट है उसके बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है तो क्या होगा। देखो मोनोपोलिस्ट जनरली क्या होता है, सेल्स प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इस वजह से द मोनोपोलिस्ट फेसेस स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ऐसा अपन बोल सकते हैं। पेज नंबर 4.40 के ऊपर आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट, अ स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not included in the calculation of GDP using expenditure approach, है ना, एक्सपेंडिचर अप्रोच से आप कौन सी चीज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। देखो पेज नंबर अगेन 6.19 पे आते हैं जहां पे आपको एक्सपेंडिचर अप्रोच का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि फुल एक्सपेंडिचर आपको जो है वो इंक्लूड करने का है, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, हर चीज आपको इंक्लूड करनी है, बट आप यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करोगे क्या, नहीं करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ रीजनल अकाउंट्स डेटा इन इंडिया, राइट, यानी कि जो भी आपका नेशनल इनकम का डेटा है वो आपको कौन बताता है, पेज नंबर 6.2 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1, ओके। सो जो CSO है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, राइट, यस। सो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट,
ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू असेस रीजनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन इंडिया। अभी इंडिया का अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपको पता करना है तो आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी, राइट। पॉवर्टी रेशियो भी देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी देखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है ना। नेक्स्ट, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन देन रेवेन्यू सरप्लस शुड बी। अगर गवर्नमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन करने का है तो इनका रेवेन्यू सरप्लस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इनके पास में पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और पैसा ही नहीं है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं, उल्टा कैपिटल से ही पैसा करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, है ना। फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, पेज नंबर 7.13 पे आपको अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका प्राइमरी पर्पस जो है वो समझ में आएगा, राइट। अभी देखो फाइनेंस कमीशन के एज सच कई सारे काम है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिकमेंड करते हैं शेयरिंग ऑफ टैक्सेस कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस में वो लोग हेल्प करते हैं। देन वो लोग यूनियन एंड स्टेट्स को जो भी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेजरली उसमें क्या करते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं टू अलोकेट द सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये उनका क्या है, प्राइमरी पर्पस है फाइनेंस कमीशन का इन इंडिया के अंदर, राइट। 25 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं। आप आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपका वीडियो है, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब कीजिए भाई, क्योंकि आपके इन सबसे पैसा तो नहीं मिलता लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है कि आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाने पड़ते हैं। क्योंकि देखो ये सारे वीडियोस लेके आना, ये सारा फाइंड आउट करना कुछ ईजी बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। 2-2 दिन लग जाते हैं एक एमटीबी को पूरा अंडरस्टैंड करने में, उसके लिए हर एक पेज का रेफरेंस फाइंड आउट करने में, एंड ये आपके लिए पब्लिश करने में डेटा, राइट। तो बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करें, इस जो मेहनत है उसको थोड़ा अच्छा फील करवाएं, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट टू रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, इससे क्या समझता है या इसका क्या यूज है ना। चैप्टर नंबर 7 का अगेन सवाल है, इससे अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अपने इंडिया का प्रोपोर्शनेट डेट कितना है रिलेटिव टू द इकोनॉमिक आउटपुट कितना है ना। मतलब इंडिया का डेट कितना है और इंडिया का जीडीपी कितना है, इसका एक रेशियो आपको बताता है कि आपका डेट रिलेटिव टू द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट कितना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन फॉर द मनी डिमांड K represents what, है ना। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन है ना, बहुत ही इजी सा सवाल है, दैट इज MD इज इक्वल्स टू KPY, ऐसा आपका फॉर्मूला बनता है पेज नंबर 8.7 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे, राइट। MD इज इक्वल्स टू KPY, तो ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पूछा है। सो इट रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट्स टू होल्ड एज अ कैश बैलेंस, राइट। प्रोपोर्शनेट पैसा लोग अपने पास जो रखना चाहते हैं उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, K रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हेल्ड एज मनी, उसको अपन K बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, which measure of the money supply indicates M1 and all other forms of near money that are less liquid than the M1। M1 से कम क्या लिक्विड है, ऐसा अपने को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा नंबर है, दैट इज M1 से कम लिक्विड है, दैट इज M2, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला कहां दिया है सर, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 8.27 के ऊपर आपको ये फॉर्मूलेज दिखाई देंगे कि M2 क्या है सर, आपका कम लिक्विड है कंपेयर टू योर M1, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। पेज नंबर 9.39 के ऊपर अगर आप आते हो चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि जो MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो किसने आपको बताया है। पेज नंबर 9.39 के ऊपर आते हैं, राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, यस, पेज नंबर 9.39 के ऊपर देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज आपके अगेन गैट, WTO इनके थ्रू आया हुआ है ना। यस, पेज नंबर 9.39 के ऊपर आ गए। ओके, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, राइट। सो ये जो क्लॉज है दैट इज अंडर द WTO एग्रीमेंट्स, कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नेशंस, है ना। सो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द गैट, है ना। गैट के सबसे पहले आर्टिकल को ही अपने क्या नाम दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन बोला है। सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गैट। गैट क्या फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज ये आपका गैट का फुल फॉर्म बन जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, देखो, विच टर्म डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू एक्सप्लॉइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप पैसा लेके जा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप वहीं पे पैसा लगाते हो जहां पे पैसा बन रहा है। सो इसको अपन बोलते हैं दैट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पेज नंबर 9.73 के ऊपर आपको FPI के बारे में समझाया हुआ है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये लोग वहीं पे पैसा लगाते हैं जहां पे इनको क्या मिलता है, अच्छे रिटर्न्स, है ना, मिलने की बातें होती है। ओके, यस, दे मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो अपने क्या देते हैं, पोटेंशियल हाई रिटर्न्स देने वाली होती है, उसको ये लोग क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट दैट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो लेके क्यों चल रहा है, क्योंकि अपने क्या करना है, अपने को लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, अपने को जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में लेके आना है कि इंडिया में आओ, इंडिया में आके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करो,
राइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का कौन सा फंक्शन नहीं है ऐसा आपको पूछा है। पेज नंबर 10.16, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको नीति आयोग के बारे में समझाया हुआ है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग क्या करता है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक इनोवेटिव थिंक टैंक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देता है ना, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सारे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जहां पे शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट की अपन बातें कर रहे हैं। ओके, क्रेडिबल प्लान्स अपन बना रहे हैं जिससे अपन विलेज वगैरह को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, है ना। कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने अपने को दिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, राइट। यस, सो व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग अगर अपन बोले, सो फॉर्मुलेटिंग द 5 ईयर प्लान, ये नीति आयोग का काम नहीं है। ये किसका काम था, ये प्लानिंग कमीशन का काम था, जहां पे अपन 5-5 साल के प्लान्स बनाया करते थे। बट नीति आयोग में ऐसा कोई प्लान बनता है क्या, नहीं बनता, राइट। क्वेश्चन नंबर 33, द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ISI इज प्राइमरीली एम्ड एट, अभी क्या करना है भाई, अपने को जो है वो अपने को इंडिया में बनाने का है और बाहर की कंट्रीज का जो डिपेंडेंस है उसको कम करने का है। पेज नंबर 10.12 के ऊपर आपको ये पॉइंट जो है वो समझाया हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूट, क्या बोलता है, ओके, ISI के बारे में। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपने को क्या करना है, लिबरलाइज करवाना है, अपने को इंडिया में ही चीजें बनानी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये चीजें अपने को लाई गई है। सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स बाय प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये अपने को ISI बताता है। ओके, यस, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में अगर आपको इन्फ्लेशन काउंट करने का है आप किसका यूज करोगे, है ना। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 8.50 के ऊपर, है ना। इसको अपन चैप्टर नंबर 8 कर देते हैं। ओके, तो वहां पे आ जाओ, वहां पे आपको दिखाई देगा 540, दैट इज 8.50 के ऊपर, है ना। दैट इज इसका काम है ये। ओके, ये काम है आपकी सीपीआई का। सीपीआई का करता है आपको इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह बताता है ना। ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू आप क्या करते हो, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करते हो, राइट। नेक्स्ट, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर यूज एज अ रिजल्ट ऑफ, आप किसके हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करते हो, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 1.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आप जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज है वो डिपेंड करता है मार्केट, गवर्नमेंट, सबके ऊपर, है ना, कि मार्केट का बोलना क्या है, गवर्नमेंट का बोलना क्या है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, चीजों को जो है वो रिसोर्सेज को अपन उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते है। सो द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स, डिसीजन ऑफ फर्म्स ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट इज द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, सबका ये डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, इफ स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन एयरलाइन ट्रैवल इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर हेवीली डिस्काउंटेड फेयर्स, स्टूडेंट्स डिमांड फॉर एयरलाइन ट्रैवल मस्ट बी, राइट। अभी इसको ना थोड़ा सा अपन अच्छे से समझ के लेते, देखो मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे आंसर ये जो दिया है दैट इज योर रॉन्ग आंसर बाय द ICAI। क्यों, ये समझ के लो। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर है ऑन द एयर ट्रैवल वो बढ़ रहा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर हेवीली डिस्काउंटेड फेयर्स। अभी अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब प्राइस कम होने से लोगों का जो स्टूडेंट्स का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। अभी जब कभी भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो आपका जो डिमांड है, इलास्टिक डिमांड यहाँ पे बनता है या इनइलास्टिक, तो यहाँ पे आपका बनता है इलास्टिक डिमांड, राइट। सर कहाँ बोला है, पेज नंबर 2.33 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा, राइट। दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अपन बात करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड्स और टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी उसका क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी है, मतलब वो बिल्कुल भी प्राइस इलास्टिक है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बट ICAI ने यहाँ पे आंसर नंबर डी को जो टिक किया है वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है और गलत है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। देखो अपन ने सिंपल एक रूल दिया था मैंने तुमको, DIIE, है ना, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका इनइलास्टिक डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप आपका इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों के बीच में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, और इनकम का तो कुछ लेना देना नहीं बोल के उसको तो छोड़ ही दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, शिफ्ट इन द डिमांड इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन, अभी शिफ्ट क्यों होता है डिमांड के अंदर, तो अदर देन प्राइस के जो फैक्टर्स है उसकी वजह से आपका जो है शिफ्ट होता है, राइट। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन पेज नंबर 2.20 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज ड्यू टू द नॉन प्राइस फैक्टर्स। यहाँ पे आपका डिमांड के अंदर क्या होता है, चेंज आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चेंजेस इन डिमांड बोलते हैं, राइट। यस, व्हेन द चेंज इन इंक्रीज इन क्वांटिटी एट एवरी प्राइस शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट, देन इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जब अदर देन प्राइस की वजह से आपका यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो, राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ओके, यस, देखो change in determinants other than price cause increase और change in determinants other than price cause decrease in demand।
राइट, ये आपका यहाँ पे पॉइंट है जहां पे शिफ्ट इन डिमांड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, देखो ये अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। और आईसीआई ने यहाँ पे आंसर बिल्कुल भी सही दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है बच्चों के यहाँ पे, तो फुल फोकस के साथ में यहाँ पे अपन फोकस करते हैं। देखो क्या बोला है, अगर समझो क्वांटिटी का इक्वेशन दिया, लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स। सो इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना है, जब गुड्स का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो 8 रुपीज से क्या हो जाएगा, 2 रुपीज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर प्राइस 8 रुपीज है तो आपका क्वांटिटी कितना है। क्वांटिटी कैसे आएगा सर, 1500 डिवाइड बाय 8, जो आपको इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है दैट इज 187.5। देन ये हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका Q1। देन आपको P2 दिया है कि प्राइस अगर आपका 8 से कितना हो गया, 2, सो व्हाट विल बी योर क्वांटिटी, 2, सो दैट विल बी 1500 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 750। अभी इसको क्या करते हैं, इसको रखते हैं अपने प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूला के अंदर। अभी हमेशा जब भी अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, है ना, तब अपन ने तुमको बोला था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ओके यस, तो रखते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1, सॉरी P2 प्लस P1, है ना, P2 प्लस P1 यहाँ पे करेंगे अपन, डिवाइड बाय P2 माइनस P1 करना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज Q2, Q2 इज योर 750 माइनस 187.5 डिवाइडेड बाय, देखो Q2 क्या है अगेन 750 प्लस 187.5 इंटू P2 प्लस P1, P2 क्या है आपका 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 माइनस 8। अभी नेगेटिव साइन को अपन क्या करते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं, तो उसको इग्नोर करके आंसर निकालते हैं। 562.5 डिवाइडेड बाय 937.5, है ना, यस। नेक्स्ट हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1, और कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है तो बिल्कुल भी लेके जा सकते हो। सो आंसर ऑफ योर इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी क्या बन जाता है, सही बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू आर्क इलास्टिसिटी मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑन द डैश ऑफ द डिमांड कर्व। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है अगेन, है ना, पेज नंबर आपका जो है दैट इज 2.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, आर्क इलास्टिसिटी क्या करता है, आर्क इलास्टिसिटी क्या बताता है, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज फाउंड बिटवीन द टू प्राइसेस, है ना, और द 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स, डैश वाज द मेन रीजन ऑफ द कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। चैप्टर नंबर 5 का सवाल है, पेज नंबर 5.8 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ है। ग्रेट डिप्रेशन हुआ एज पर द जेएम केन्स ड्यू टू द लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी, है ना, इस वजह से। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी यहाँ पे क्या बनता है, सही बन जाता है, राइट। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, विद इन 30 मिनट्स अपन ये सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही बचे हुए क्वेश्चंस अपने को करने हैं 60 क्वेश्चंस, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज जीरो सम गेम किसे बोला जाएगा। जीरो सम गेम मतलब क्या है भाई, किसी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, है ना। जब आप कभी भी मार्केट शेयर के लिए कंपटीशन करते हो और उसके लिए अगर आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करते हो, तो आपका दिख के दूसरे लोग भी क्या करते हैं, प्राइसेस को हमेशा कम करते हैं। तो ये क्या है, ये एक जीरो सम गेम है, किसी का भी फायदा नहीं, किसी का भी क्या होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। दैट इज जीरो सम गेम, अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। कुछ भी एडिशन यहाँ पे आपका ऐसे होता है क्या, नहीं होता, है ना। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 9.5 के ऊपर इसका जो है वो रेफरेंस आपको मिलने वाला है, दैट इज अबाउट द जीरो सम गेम, है ना। किसने बोला है, अगर आपको जीरो सम की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपकी जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसके बारे में अपने को समझने को मिलता है, दैट इज कंपटीशन फॉर द शेयर, मार्केट शेयर, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following elasticities measure a movement along the curve rather than shift in the curve। मूवमेंट किससे पता चलता है, मूवमेंट पता चलता है आपके प्राइस इलास्टिसिटी से। जब प्राइस की वजह से डिमांड या सप्लाई चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे ना इन्होंने डिमांड या सप्लाई स्पेसिफिकली नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी दोनों भी सही है, ऐसा आईसीआई का बोलना है। भाई ये दोगलापन क्यों, आपने एक ही आंसर देना चाहिए, एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन होता है भाई, दो थे क्या, नहीं, बट आईसीआई ने भी एमटीबी में 2 ऑप्शन दिए, बोले ए और डी कुछ भी लिखो, बिल्कुल भी क्या है, सही आंसर है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन पेज नंबर 2.18 को बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, देखो क्या बोला है, इफ only part of the labor force employed by a firm can be dismissed at any time and without pay, total wages and salaries paid out of the firm must be considered as। क्या कंसिडर करेंगे भाई इसको, इट कैन बी फिक्स कॉस्ट, इट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट, इट कैन बी पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो एनी ऑफ द अबव आपका बिल्कुल भी यहाँ पे सही है, कि मतलब आप इफ ओनली पार्ट ऑफ द लेबर, ओनली मतलब कुछ पार्ट ऑफ द लेबर जो है आप क्या कर सकते हो, कभी भी एम्प्लॉय कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, है ना, विदाउट पे भी उनको निकाल सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी फिक्स, आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। अगेन क्वेश्चन नंबर 44,
व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट, टीवीसी कर्व बिगिंस। अभी जब टीवी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या होगा, देखो अभी रिटर्न्स कैसे आते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि आप इनपुट जो बढ़ा रहे हो उससे आपका जो आउटपुट है वो उतना बढ़ रहा है क्या जितना पहले बढ़ रहा था, नहीं, वो अभी धीरे धीरे कम कम बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। आपका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है बट आउटपुट उतना बढ़ रहा है क्या, नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 5 में भी था, क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन एमटीपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 92 एमटीपी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 था। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.13 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि शट डाउन पॉइंट इज ऑल ऑफ द अबव, है ना। प्राइस जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, टोटल रेवेन्यू जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाए, या आपके टोटल लॉसेस इक्वल्स टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाए, तब भी आपका क्या है, शट डाउन पॉइंट मान लिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये नया क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान रखो। विथ द इंडस्ट्री इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द एलएसी कर्व, है ना। यानी कि अगर समझो आप बिल्कुल भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हो और आप बिल्कुल भी लॉन्ग रन में हो, तो क्या आप बिल्कुल भी लोएस्ट पॉइंट पे प्रोडक्शन करोगे, ऐसा आपका यहाँ पे सवाल है। क्या हमेशा करोगे या कभी नहीं करोगे, ऐसा यहाँ पे सवाल है। देखो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एलएसी का मिनिमम पॉइंट बनता है यहाँ पे, बट आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ है, इस टी पॉइंट के ऊपर। मतलब आप एल पे कभी भी प्रोडक्शन करने वाले हो क्या, नहीं करने वाले हो, बिल्कुल भी आप एल पे कभी भी प्रोडक्शन नहीं करते हो, राइट। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। देखो, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखना है कि कोई भी प्लांट आर नॉट यूज्ड टू देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब कोई भी प्लांट आपका जो है वो एलएसी के मिनिमम पॉइंट तक प्रोडक्शन करने वाला है क्या, नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू है उससे क्या है, आपका कॉस्ट ज्यादा है। मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया कम और एवरेज कॉस्ट हो गया ज्यादा, भाई ये कोई भी बियर करेगा क्या, नुकसान नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो नेवर 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 आप एलएसी पे कभी भी प्रोडक्शन करने वाले हो क्या, नहीं करने वाले, राइट। इन बोथ चैम्बरलिन एंड द किंग डिमांड कर्व मॉडल्स ओलिगोपोलिस्ट क्या करेंगे सर, सेम क्वेश्चन पूछा है, एमटीबी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 12 भी था, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल भी सही है। पेज नंबर 4.59 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप एमटीबी नंबर 6 भी देख लो, वहां पे भी आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वो जाके देख लेना, राइट। एक्सप्लेनेशन वहां पे अवेलेबल है। इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, देखो आउटपुट मेथड से अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से। सेविंग्स रिप्रेजेंट, सेविंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सेविंग से आपका जो है वो सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकल जाता है, विड्रॉवल इनटू द सर्कुलर फ्लो, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.52 के ऊपर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि सेविंग्स से क्या होता है, लीकेजेस आपके होते हैं, देखो, राइट। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड आइडल सेविंग्स और होल्डिंग ऑफ कैश बैलेंस, इससे क्या होता है, इससे आपके लीकेजेस होते हैं। लीकेजेस होना यानी कि इनकम के फ्लो से पैसा बाहर निकल जाना, right? Yes, in Heckscher and Ohlin theory of production dash are in number, right? That is 2 are in number, ऐसा अपन बोल सकते हैं। 9.6 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, राइट। यस, हेक्सचर एंड ऑलिन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपके 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ऐसा अपन बोलते हैं, है ना। यस, हेक्सचर एंड ऑलिन थ्योरी, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर 51। 50 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से, 50 क्वेश्चन ही बचे हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि आने वाले अगले क्वेश्चंस में रॉन्ग भी और कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, a period of expansion and contraction measured by the real GDP is called business cycle। भाई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब आता है, बिजनेस साइकिल में आते हैं, चैप्टर नंबर 5 का सवाल है। नेक्स्ट, हु मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। देखो एक्चुअली ये डेटा ना दिया ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो बुक में अवेलेबल नहीं है मॉड्यूल के अंदर, बट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, राइट। दैट इज FCI आपका जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करता है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपन जिसको बोलते हैं, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। FCI क्या करता है, आपका जो एक बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का वो मेंटेन करने का काम करता है, राइट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। ये भी आपको मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा, राइट। अटल टिंकरिंग लैब इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, सो इट इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ नीति आयोग। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ICI चाहती है कि आप थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपके साथ में रखो, राइट, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपको दिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट इनिशिएटिव्स इनके क्या है और इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टैक्सेस इन इंडिया, राइट। अभी देखो कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब इनकम टैक्स वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशंस है एंड कस्टम्स ड्यूटी है, ये सभी एक्चुअली ना मेजर टैक्सेस बनते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, ओके, कि मेजर टैक्सेस क्या है। पेज नंबर 7.56 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर मिलेगा। व्हाट आर द ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज है ना,
यहाँ पे ये दोनों भी आपके कंसिडर हो जाते हैं, बट कहीं भी इन्होंने आपको जो है वो आपका जैसे टैक्स इन्होंने अपने को अभी ड्यूटीज के बारे में बोला है कि अपन जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह करेक्ट करें, उसके बारे में इन्होंने कहीं भी दिया है क्या? नहीं दिया। तो विद द मेजर टैक्सेस तो ऑप्शन शुड बी द ऑल ऑफ दिस आना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया। और इन्होंने ऑप्शन दिया दैट इज स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। भाई ये सही है। आईसीआई भाई ये सही कैसा है? राइट, ये ऑप्शन आपके मॉड्यूल में भी अवेलेबल है क्या? नहीं है कि ये रेवेन्यू का एक सोर्स है, ये आपने कहीं लिखा ही नहीं है ना। स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आपका रेवेन्यू का सोर्स है, ऐसा आपने कहीं पे मेंशन किया है क्या? नहीं किया है। और आप इसको जो है आंसर बताते हो, ये थोड़ा सा क्या है, गलत है ना। यस, तो ये यहाँ पे पॉइंट अपने को खटक रहा है कि आईसीआई ने यहाँ पे जो है आपका कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए, कुछ कोरिंजेंडम आना चाहिए, जिससे आप आंसर को क्या करो, करेक्ट करो। सो यहाँ पे मुझे कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस शुड बी द आंसर, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 56, फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय इन इंडिया। अभी फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करेगा? भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राइट, वो क्या करता है, वो फिस्कल पॉलिसीज बनाने का काम करता है, या फिर गवर्नमेंट का काम है फिस्कल पॉलिसीज बनाना। बट आईसीआई ने यहाँ पे आंसर दे दिया आरबीआई का काम है। भाई किस तरीके से आरबीआई ये करने लगी, कब से करने लगी भाई आरबीआई ये काम? आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है फिस्कल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। अगेन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 का ये सवाल है, राइट, जो आईसीआई ने यहाँ पे गलत दिया। तो टोटल मैंने पहले 4 बोले थे, बट एक्चुअली आईसीआई ने 6-7 आंसर यहाँ पे गलत दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीड्स टू। अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों भी बढ़ते जा रहे हैं, सब्सटैंशियली मतलब बहुत ज्यादा, इससे क्या होगा? 7.63 पेज नंबर पे आता है, तो पता चलेगा कि क्या होगा, राइट। यस, देखो अभी यहाँ पे आपको समझ रहा है बजट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इसके बारे में। सो क्या होगा, देखो अभी आपका जो भी टोटल एंटायर एक्सपेंडिचर है, राइट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके फिस्कल डेफिसिट को। कि अगर आपका खर्चा बढ़ते जाएगा, इनकम आपकी उतनी ही है, राइट, तो इससे क्या होता है, इससे आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ते जाता है। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। सो सब्सटैंशियल इंक्रीज लीड्स टू द फिस्कल डेफिसिट, इससे आपका जो है वो खर्चा बढ़ रहा है। ओके, ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? राइट, अभी टैक्सेशन की बात चल रही है, तो ये कहां पे आएगा? फिस्कल पॉलिसीज में आने वाला है। पेज नंबर 7.72 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, राइट। पेज नंबर 7.72 के ऊपर आते हैं, तो वहां पे आपको इसका आंसर दिखाई देगा कि टैक्सेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, फिस्कल पॉलिसीज इज अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरिंग्स। ये यहाँ पे आपकी बात होती है, राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन की अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्टिवली बात करते हैं फिस्कल पॉलिसीज के अंदर। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट वाया डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 2016। ये भी इन्होंने कहीं पे बोला नहीं है पूरे मॉड्यूल के अंदर। सो आंसर शुड बी द योर ऑप्शन नंबर सी, 101st अमेंडमेंट से जीएसटी जो है वो इनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर मार्केट देन may other many people start following the same without considering the advantages and disadvantages। मतलब क्या हो रहा है, मतलब लोग एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं। भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि कोई और क्या कर रहा है वो मैं देख के क्या कर रहा हूँ, खुद भी वैसे ही एक्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 2.6 के ऊपर आपको इसका क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। व्हेन पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी अदर पीपल आर आल्सो एबल टू हैव देम, राइट। लोग भी खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदूं, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following cost curve is never U shaped, राइट। सेम क्वेश्चन इस एमटीबी में भी दिया है, अगेन यहाँ पे पूछ लिया गया कि कौन सा कर्व यू शेप नहीं होने वाला है ना। एमटीबी नंबर 1 100 क्वेश्चन था, एमटीबी नंबर 3 100 क्वेश्चन था, राइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बिल्कुल भी कभी भी यू शेप्ड होगा क्या, नहीं होने वाला है, राइट। इट कैन नॉट बी यू शेप्ड, नेवर नेवर नेवर, ये कभी भी यू शेप्ड आपका होता नहीं है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है ना, कि कौन सा कर्व कैन नॉट बी द यू शेप। देखो विच कर्व कैन नॉट बी द यू शेप, ये यहाँ पे भी आपको पूछा गया है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी कि सेम क्वेश्चन अगेन यहाँ पे इन्होंने जो 4th क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया है सेम ही एमटीपी के अंदर। ओके, यस, चलो नेक्स्ट, रिपीट, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, रिपीट सेम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एमटीपी। ओके, यस, बस वर्डिंग्स थोड़ी अलग है, वो कैन नॉट भी बोला है, यहाँ पे यू शेप्ड की बात है, नेवर भी यू शेप्ड है। ओके, यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू। अभी देखो चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 फंक्शंस है जो अपने को एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस की बात करते हैं, है ना। 3.12 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो 3 फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला होता है दैट इज इनिशिएटिंग द बिजनेस, है ना, दैट इज रिस्क बियरिंग, सेकंड फंक्शन, एंड थर्ड फंक्शन इज योर इनोवेशन। अभी पॉइंट इज इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर,
है ना। देखो अभी यहाँ पे पॉइंट है, रिस्क बियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अभी इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लगेगा, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी और रिस्क बियरिंग ये क्या है, एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरी चीज, ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू द इंट्रोड्यूस इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है, ट्रू फंक्शन, और रिस्क बियरिंग क्या है, आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। देखो आईसीआई के लाइन से मैं अपने बना रहा हूं क्या, नहीं। ओके अभी आंसर में इन्होंने क्या दिया है, आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनोवेट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। बट बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये नहीं हो सकता क्या, क्या रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ये नहीं हो सकता क्या, यस। तो यहाँ पे डाउटफुल है कि भाई आंसर जो आईसीआई ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, राइट। सो बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ये आंसर आना चाहिए, तो फिर नन ऑफ दिस आपका आंसर बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी या डी में से आंसर बनना चाहिए। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ये उसका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो अगेन यहाँ पे 62 का जो आंसर है वो आईसीआई का मैं बिल्कुल भी गलत इसको करार देने वाला हूं, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में ये लाइन गलत है भाई। तो आईसीआई ने या तो मॉड्यूल चेंज करनी चाहिए या तो यहाँ पे आंसर चेंज कर देना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 63, गेम थ्योरी ऑफ इज ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय, किसने बताया, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। अगेन पेज नंबर 4.57 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर सिंपल से मिल जाएगा कि ये जो थ्योरी है ये डेवलप किया गया है, दैट इज वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्जेटेरियन इन्होंने, राइट, यस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 64, अगेन सेम क्वेश्चन है, एमटीबी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 83 था, पेज नंबर 5.13 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी द लेसर सेविंग्स। वहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन चाहिए तो यार बता देता हूँ, क्योंकि यार तुम लोग बड़े बाद में बोल देते हो कि सर आपने ये आंसर बताया नहीं, यार राइट। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आ जाओ, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे बोला है दैट इज द लेसर सेविंग्स। ओके यस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में बी अचीव्ड थ्रू। अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे अचीव होता है, ये फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से अचीव होता है, राइट। तो बोथ ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज करेक्ट। फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पे अपन क्या करते हैं, जहां पे अपन सेंटर और स्टेट को टैक्सेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है या रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वो फिस्कल फेडरलिज्म का पार्ट है। जो कौन करता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो ये कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7.12 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया हुआ है। तो फटाक से अगर आप वहां पे आते हो तो आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, सो सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर एंड रेवेन्यू शेयरिंग टू फुलफिल द डाइवर्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे अगेन फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो भी फिस्कल फेडरलिज्म की क्या करता है, बात करता है। Okay, that is revenue sharing. So division of economic functions and resources among the different layers of government, central government, state government, ये सब यहाँ पे बातें होती है। क्वेश्चन नंबर 67, मेजर रीजंस फॉर द मार्केट फेलियर। देखो मार्केट फेलियर के 3 रीजंस है, कहां बोले सर, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 7.24 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको मार्केट फेलियर के 3 रीजंस दिखाई देते हैं। दैट इज 4 रीजंस है, मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी, तीनों भी बिल्कुल भी यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल वाज क्रिएटेड इन, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.61 7.6 नंबर 1 के ऊपर 7.61 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज PDMC was created in 2016 under the Department of Economic Affairs, right, 2016। क्वेश्चन नंबर 69, अगेन यहाँ पे गलत आंसर आईसीआई ने दिया है, राइट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू शिफ्ट द इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होना चाहिए। अभी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट कब होगा, जब अदर देन प्राइसेस आपके फेवरेबल चेंजेस होंगे, जिस वजह से डिमांड क्या हो जाए, आपकी बढ़ जाए। जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो कर्व कहां पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगा, क्या इससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है, यस बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। अगर सरकार ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, अभी सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी तो लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम। जब डिस्पोजेबल इनकम कम तो लोगों का खर्चा भी कितना कम, तो डिमांड भी कैसी कम। तो इससे आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट होता है क्या, नहीं होता। अ टैक्स कट अलोंग विद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब टैक्सेस को भी कम कर दिया और सरकारी खर्चे बढ़ा दिए, क्या इससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा क्या, यस। टैक्स कम करने से डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा तो लोगों की कमाई ज्यादा, तो इससे भी अगेन आपके एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका बिल्कुल भी सही है, बी सही है क्या, नहीं। बट आईसीआई ने यहाँ पे आंसर दिया दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो भाई यहाँ पे गलत है, क्योंकि इंक्रीज इन टैक्सेशन से आपका जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड है वो राइट को नहीं बल्कि कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ती है क्या, नहीं। सो अगेन यहाँ पे आपका आईसीआई का आंसर है वो बिल्कुल भी गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, देखो अगेन सेम क्वेश्चन, एमटीबी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 74, डैश कंसीडर डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर आपका 8.14 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
दैट इज मिल्टन फ्रेडमन ने क्या बोला है कि डिमांड फॉर मनी, ये क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल असेट्स है, जनरल थ्योरी ऑफ कैपिटल असेट्स है, यहाँ पे इनका बोलना है, राइट। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 6 में भी था। Next, the ratio that relates to the changes in money supply to given change in monetary base is called as, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 8.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज मनी मल्टीप्लायर, राइट। मनी मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज रेशियो दैट रिलेट्स टू चेंजेस इन मनी सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन द मॉनेटरी बेस, है ना। मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मनी मॉनेटरी बेस, इसके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट अ कंट्री कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ बाय एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग मतलब इनकरेज एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ और इंपोर्ट्स को कम कर दो, ऐसा बोलने वाला कौन सा थ्योरी है, ऐसा आपने को पूछा है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपन ने 4 थ्योरीज पढ़े, उसमें से ये सबसे पहला थ्योरी है दैट इज मर्केंटाइलिज्म, अपन जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या बोला है कि अपने क्या करना चाहिए, कांस्टेंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स रखने ओवर द इंपोर्ट्स, इससे अपना वेल्थ क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, मतलब क्या है, वो टैरिफ बैरियर होगा, ऐसा अपन सिंपली समझ सकते हैं, राइट। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको टैरिफ बैरियर्स की इन्होंने बात करे वाली है, तो वहां पे आते हैं एंड आपका आंसर क्या बनता है देखते हैं। ओके, यस, देखो अगेन टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहा हूँ। टैरिफ बैरियर्स के अंदर क्या क्या आता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें आती है ना, कई सारी चीजें उसके अंदर, इंपोर्ट कोटा है, ओके, प्राइस कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल मेजर्स है, ये सभी उसके क्या है सर, आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स है। आपको पता करना है व्हाट इज योर टैरिफ बैरियर, है ना। टैरिफ बैरियर क्या है सर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपका टैरिफ बैरियर है, तो ये देख लो दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज बाय द इंपोर्टिंग कंट्री, ये क्या है, ये नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, ये टैरिफ बैरियर। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन नॉन टैरिफ बैरियर, प्री शिपमेंट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन ऑन रिक्वायरमेंट्स, ये अगेन क्या है आपका नॉन टैरिफ बैरियर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर टैरिफ बैरियर बोल के वो यहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट्स टेंड्स टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर गिवन करेंसी ड्यू टू, क्या बोलेंगे सर इसको, पेज नंबर 9.65 के ऊपर आ जाओ, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी नोन एज योर आर्बिट्रेज, राइट। यस, देखो ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्रेज रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन एट एनी गिवन मोमेंट ऑल द मार्केट्स टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर गिवन करेंसी, राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का ये सवाल है। 75, इन्फ्लेशन गैप, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है। इन्फ्लेशन गैप किसको बोला जाएगा, पेज नंबर 6.46 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको दिखाई देगा द इन्फ्लेशन गैप का मीनिंग क्या है। इन्फ्लेशन गैप के अंदर क्या होता है सर, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा होती है, प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगती है, रियल आउटपुट जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, बट द प्राइस राइज जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, रियल आउटपुट रियल इनकम एम्प्लॉयमेंट विल बी द सेम, नॉमिनल आउटपुट एंड इनकम हैज राइज ड्यू टू द इन्फ्लेशन, है ना। सो रेजेस द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट इम्पैक्ट, रेजेस द लेवल ऑफ आउटपुट बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आउटपुट बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है, सो इट डज नॉट इंपैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसा अपन बोल सकते हैं, और रेजेस द जनरल प्राइस लेवल, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे बोला है कि रियल आउटपुट बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइसेस क्या हो रही है यहाँ पे, बढ़ रही है। ओके, सो बोथ बी एंड सी इज योर करेक्ट, राइट। 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस बचे आपके, है ना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 51 मिनट्स अभी हुए, फटाफट अपन बचे हुए 25 क्वेश्चंस खत्म करते हैं, विद इन एन हार्डली 15 मिनट्स अपने यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और आगे थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी ध्यान से देखना, और बहुत से क्वेश्चन से मैं तो फटाफट वहां पे भगा भी देंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को अगर कम करने का है तो क्या करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, रेपो रेट को बढ़ा दो, यस, इससे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, सीआरआर को बढ़ा दो, इससे भी अगेन इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दो, इससे भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दी अबव अपने सब कर देना चाहिए, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट से आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी जनरेट होता है, और इससे आपका इन्फ्लेशन जो है वो भी क्या होता है, कर्व होता है, यानी कि कट हो जाता है। सो बोथ ए एंड बी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल भी सही है, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, सही है। सर कहाँ बोला है, पेज नंबर 8.49 के ऊपर अगर आप आते हो तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको वहां पे एक्सप्लेन किए वाले हैं, दैट इज अबाउट द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, यस। नेक्स्ट, द आरबीआई इज मैंडेटेड टू पब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स, इसका आंसर होता है, कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 के अंदर बोले वाला है, पेज नंबर आपका 8.50 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आरबीआई इज मैंडेटेड टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स, यस। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉर एजुकेशनल सब्सिडी इज बेस्ड ऑन, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.37 के ऊपर इसकी बात होती है ना, दैट इज पब्लिक गुड्स, अपन इसको बोल सकते हैं मेरिट गुड्स, ये अपने लिए है ना। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी पूछा गया है, पेज नंबर 7.49 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, यस, फटाक से आपके मॉड्यूल में आ जाते हैं और देखते हैं ये बिल्कुल भी क्या बात कर रहा है। ओके, यस, 440। ओके,
सो एजुकेशन क्या है सर, एजुकेशन एक जो है वो मेरिट गुड्स है ना, और मेरिट गुड्स इंक्लूड्स द एजुकेशन। सो ये इसके लिए एक मेन पॉइंट है अपन को इसके लिए झगड़ने का है। और दूसरी चीज ये भाई एजुकेशन जो है वो सबको मिलना चाहिए, है ना। यस, सो एजुकेशन जो है वो मेरिट गुड्स है, इसके लिए अपन बात कर रहे हो। एजुकेशन क्या करता है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है। सो इसके लिए अपना मेन जो है एजुकेशन सब्सिडी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैटर्स कनेक्टेड विद द स्टेट फाइनेंस इज मैनेज्ड बाय, ये कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है। पेज नंबर 7.58 के ऊपर अगर आप आते हो, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का ये सवाल है ना, तो वहां पे आपको इसका आंसर दिखाई देगा क्लियरली वहां पे ऐसा बोला हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या करता है, ये सारे इस बातों को ध्यान रखता है। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी करेक्ट है। लिक्विडिटी ट्रैप इज द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ, लिक्विडिटी ट्रैप किसका इफेक्ट है भाई, दिस इज द इफेक्ट ऑफ योर फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, मॉनिटरी पॉलिसी 8.11 पेज नंबर के ऊपर आपको लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में समझाया वाला है, राइट। Liquidity trap is the extreme effect of your monetary policy. Okay, yes. Next, which of the following is एन इंटरमीडिएट गुड्स। देखो अभी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, मतलब अपन ने खरीदा, अपन ने किसी और को क्या कर दिया, बेच दिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। सो परचेस ऑफ पिज्जा बाय कॉलेज स्टूडेंट, भाई खुद ही खाएगा, किसी और को क्यों देगा, अपन किसी को देने वाले क्या नहीं। अगर जॉगिंग शूज अपन ने खरीद लिए, प्रोफेसर ने भाई खुद ही पहन के घूमने वाला है ना। बेसबॉल यूनिफॉर्म बाय प्रोफेशनल बेसबॉल टीम, मतलब बेसबॉल टीम ने लिया और उन्होंने सभी मेंबर्स को बांटा है, दैट इज अगेन सेल्फ कंजम्पशन की यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे नहीं आ रही, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, देखो नेशनल इनकम अकाउंट्स कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय, मल्टीपल काउंटिंग आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। देखो या तो आप सीधा सीधा फाइनल गुड्स ले लो तो मल्टीपल काउंट आपका अवॉइड हो जाएगा, या तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इंटरमीडिएट गुड्स लो तो भी आपका मल्टीपल काउंट अवॉइड हो जाएगा। सो आईसीआई ने ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, बट मुझे लगता है यार ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल भी सही है, दोनों में भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आप फाइनल गुड्स लोगे तब भी आपका मल्टीपल काउंटिंग नहीं आएगा, और इंटरमीडिएट गुड्स लोगे सिर्फ और सिर्फ तब भी आपका मल्टीपल काउंटिंग आने वाला नहीं है। ओनली यस, क्वेश्चन नंबर 84, बट ऐसे जगह पे आईसीआई ने जो बोला है वही प्रीफर करना चाहिए, सो बेस्ट इज योर ऑप्शन नंबर डी ओनली। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 84 सेम क्वेश्चन है एमटीबी 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 83 पे था, क्वेश्चन नंबर एमटीबी 2 में क्वेश्चन नंबर 3 पे था, एमटीबी 3 में क्वेश्चन नंबर 52 पे। सॉरी थोड़ा मिसमैच यहाँ पे हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। ओके इतना फास्ट बोलने में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, किसे बोला जाएगा सर, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस योर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इनकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन, अभी कोई ओलिगोपोली शॉर्ट रन में लॉसेस इनकर कर रहा है, लॉन्ग रन में क्या करना चाहिए भाई, उसकी मर्जी है, या तो कंटिन्यू करना है तो करो, बिजनेस में बंद कर देना है तो बंद करो, या ब्रेक इवन में रहना है तो ब्रेक इवन में रहो, तो एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, अभी इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट आर, लॉन्ग रन के अंदर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे होते हैं, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है ना, दैट इज पेज नंबर 3.45 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि लॉन्ग रन के अंदर आपका जो भी सभी इनपुट्स होते हो कैसे होते हो, बिल्कुल भी जो है वो वेरिएबल होता है, आप हर चीज को यहाँ पे बिल्कुल भी वेरिएबल रख सकते हो, है ना। तो आपका बिल्कुल भी क्या है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर बिल्कुल भी वेरिएबल, है ना, फिक्स कुछ भी होगा क्या, नहीं होने वाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 87, थोड़ा नहीं, इन्होंने यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक किया है, उधर उधर थोड़ा हो चुका है, तो क्या बोल रहे हैं देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज एक्सपांड टू इकोनॉमिक विंग्स ऑफ द कंट्री, मतलब अपने को जो है वो इकोनॉमिक विंग्स को बढ़ाने के लिए अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, क्या बिल्कुल भी सही है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे लिबरलाइजेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, इंपोर्ट टैरिफ के अंदर डीरेगुलेशन हो रहा है, मार्केट्स का ओपनिंग ऑफ द मार्केट्स हो रहा है फॉर द प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स, रिडक्शन इन द टैक्सेस, हर चीज अपन ने यहाँ पे करी है। कहाँ बोला है सर, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 10.12 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये सभी बातें पता चलेगी, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से लाइसेंस राज आपका बिल्कुल भी खत्म हो चुका है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपन ने लिबरलाइज कर दिया है। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह जो है वो बढ़ चुका है, आपका टैरिफ रेट जो है वो डाउन हो चुका है, हर चीज इसकी वजह से ही हुई है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा अपन बोल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी करेक्ट है। यस, यहां से कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है देखो, ओके अभी गिवन कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया है, सी इज योर कंजम्पशन फंक्शन, है ना, दैट इज 300 प्लस 0.75 आई, इन्वेस्टमेंट दिया है 800 का, नेट इंपोर्ट्स दिया है 100 के, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपको पता करने को बोला है। अभी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, जहां पे आपका इनकम इज इक्वल्स टू क्या होगा, बाकी सारे खर्चे होने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.63 के ऊपर आपको ये फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। अभी कंजम्पशन फंक्शन क्या है, 300 प्लस 0.75 है, राइट, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 800, गवर्नमेंट का खर्चा दिया नहीं तो कंसिडर नहीं करेंगे, नेट इंपोर्ट दिए, राइट, नेट इंपोर्ट मतलब क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अभी नेट इंपोर्ट है इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव है, सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा -100 का। ओके, दैट विल बी इक्वल टू योर वाई,
अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 300 प्लस 800 करेंगे कितना हो जाएगा 1100, माइनस 1000 करेंगे क्या हो जाएगा 1000, ओके, माइनस 100 करेंगे 1000 हो जाएगा, दैट इज 0.75 y। ओके, सो इसको क्या लिखेंगे अपन, y माइनस 0.75 y इज इक्वल्स टू व्हाट योर 1000। अभी 1000, अभी देखो y माइनस 0.75 y करूंगा क्या हो जाएगा 0.25 y, दैट इज इक्वल्स टू 1000। अभी y इज इक्वल्स टू व्हाट 1000 डिवाइड बाय 0.25, सो दिस आंसर विल कम टू योर 4000, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या बन जाता है, सही बन जाता है। ओके यस, ये क्वेश्चन देख लो, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आपको ये सॉल्व भी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 89, सेम क्वेश्चन आपका एमटीपी नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी था, दैट इज कि अगर आपका सेविंग फंक्शन दैट इज -60 प्लस 0.25 y है, 2 है, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा, दैट इज k इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय MPS। अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, दैट इज 0.2, है ना, ये आपका सेविंग फंक्शन है, दैट इज 0.2, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है दैट इज योर 5, है ना। यस, 5 आपका यहाँ पे बन जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला है, देखो, इफ द बैंक हैज अ डिपॉजिट ऑफ 50 lakhs एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ 10%, व्हाट इज द एक्सेस रिजर्व। अभी टोटल डिपॉजिट कितना है 50 लाख का, एक्सेस रिजर्व कितना है 10% का, मतलब 50 लाख का 10% क्या है मेरे लिए एक्सेस रिजर्व, दैट इज माय 5 lakhs, है ना। अभी 5 लाख जाने के बाद में जो भी बचा उसका मैं पूरा ही क्या कर सकता हूँ, एक्सेस रिजर्व क्रिएट कर सकता हूँ, तो व्हाट शुड बी द आंसर, द आंसर शुड बी द 45 lakhs, बट आईसीएआई ने यहाँ पे आंसर दिया है आपका 30 lakhs, है ना। अभी ये 30 lakhs कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, मे बी यहाँ पे कुछ डेटा रॉन्ग है, और यहाँ पे आंसर ही आईसीएआई का क्या है, बिल्कुल भी रॉन्ग है। ओके, सो एज पर द सिंपल लॉजिक अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 50 लाख में से 10% अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो 5 लाख है, फिर बचा हुआ पूरा ही पैसा आप क्या कर सकते हो, एक्सेस रिजर्व बोल के आपके घर में रख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 से यहाँ पे ना आगे जितने भी क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही है, तो फटाफट अपन उसको खत्म कर देंगे। देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है ये आपको पूछा है, जब रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कितना होता है 50% होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.50, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। सर फॉर्मूला कहाँ पे दिया है, देखो पेज नंबर 8.34 के ऊपर आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है, दैट इज पेज नंबर, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपका 0.5 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। Okay, next, which concept involves a one shot injection of the government expenditure into the depressed economy। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, ग्लॉसरी के अंदर भी आपको पंप प्राइमिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 3 एमटीपी नंबर 5 में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इस पे थोड़ा ध्यान दो, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन अपने को यहाँ पे समझने का है। बोला है फाइंड आउट करो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, पेज नंबर 6.2 के ऊपर 6.17 के ऊपर चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का यहाँ से सवाल बन रहा है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का आपका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आपका जो कर दिया जाएगा दैट इज माइनस आपका करेंगे अपन यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स अपन इसको बोल सकते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है दैट विल बी ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है, राइट। अभी इसको पहले फाइंड आउट करते हैं, देन अपन जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचते हैं, है ना। यस, देखो इसका आंसर क्या आएगा, ओके, यस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कितना है आपका दैट इज योर 180, ओके, चेंज इन स्टॉक कितना है सर आपका, चेंज इन स्टॉक है 15, और इंटरमीडिएट गुड्स कितने आपके 100, ओके यस। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा जीवीपी एमपी, दैट विल बी योर 95 करोड़। अभी ये आने के बाद में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर जीवीए एफसी। अभी जीवीए एफसी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर जीवीए एमपी प्लस आपको करना पड़ेगा उसके अंदर आपका जो भी सब्सिडी है वो, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको माइनस इंटरमीडिएट माइनस आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे करना पड़ता है, दैट इज फॉर द जीवीए एफसी, दैट इज जीवीए एमपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। यस, अगर मार्केट प्राइस में से टैक्सेस निकाल देते हो तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलता है, ओके। अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया नहीं तो आपको लेना ही नहीं है, तो 95 प्लस सीधा क्या लोगे सब्सिडी का 10, दैट इज 105 करोड़ से यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, दैट इज जीवीपीएफसी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, सही बन रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 94, अगेन रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आईसीआई ने दिया है, सेम ये रॉन्ग क्वेश्चन एमटीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 37 पे भी अवेलेबल है ना, वहां पे भी मैंने बोला था इसका आंसर 2.33 समथिंग कुछ आता है ना। तो यहाँ पे
आंसर क्या लेना चाहिए थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन 2.33 अवेलेबल है क्या, नहीं है। सो वहाँ पे अपन आईसीआई ने यहाँ पे 2.50 दिया है, बट अगर अप्रोक्सीमेट भी लिया जाए तो 2.40 आपने लेना चाहिए। अभी ये वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने की बात है, कैसे करना है आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, पूरा फोकस यहाँ पे दो। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, दैट इज आरआर कितना है आपका 20% है ना। करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है आपका 800 बिलियन, डिमांड डिपॉजिट से 2000 बिलियन। अभी इससे आप क्या पता कर सकते हो, इससे आप पता कर सकते हो आपका करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो कितना है। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो कैसे आएगा, 800 डिवाइडेड बाय 2000 इसको करके, है ना। 800 डिवाइडेड बाय अगर आप 2000 करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए, दैट इज योर 0.4। ओके यस, और ये 20% है, इसका मतलब ये 0.2 है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेस रिजर्व टोटल 2 बिलियन, एक्सेस रिजर्व यानी कि एक्सेस रिजर्व ईआर आपका कितना हो गया, दैट इज 2 बिलियन डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा आपका 0.001, है ना। अभी इसके आपको फॉर्मूला ये मिलता है, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, यानी कि k इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस आर प्लस ई। अभी 1 प्लस सी क्या है आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.001। अगर ये फॉर्मूला आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है दैट इज 2.33 समथिंग कुछ, है ना। कैलकुलेट अपन करके देख लेते हैं एक बार आप लोगों के फायदे के लिए, है ना। चलो कैलकुलेटर, ओके देखो कैलकुलेटर में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय, देखो 2 पॉइंट ये क्या हो गया 0.601 टोटल, तो क्या हो गया, अरे सॉरी ये क्या हो गया 0.6001, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो पहले तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये होगी कि यार ये अपने को करेंसी रेशियो लेना है, करेंसी रेशियो इज योर 0.4, है ना। सो 0.4 आ गया, करेंसी रेशियो इज योर 0.4, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20% 0.2, है ना। तो फॉर्मूला होना चाहिए 1.4 डिवाइडेड बाय, ओके पहले इसको डिलीट कर दे यार, पूरा क्लियर कर देते हैं, है ना। इट इज 1.4 डिवाइडेड बाय 0.601, ओके तो आंसर आता है दैट इज 2.33, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, अप्रोक्सीमेटली जाए तो 2.40 जाना चाहिए, बट दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 95 सेम क्वेश्चन, एमटीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 88 है, दैट इज मनी सप्लाई जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, आपके मॉनेटरी बेस के साथ में। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है। अगेन क्वेश्चन नंबर 96, ग्रुप कंट्रीज जो है वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिटवीन देमसेल्फ एंड मे अप्लाई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू द अदर्स। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 9.35 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। एमटीपी नंबर 2 का ये सेम सवाल यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है फिर से, ओके दैट इज पेज नंबर 9.35 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज ट्रेडिंग ब्लॉक, जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और मे अप्लाई कॉमन टैरिफ टू द अदर कंट्रीज। यस फ्री ट्रेड, ट्रेड ब्लॉक अपन इसको बोल सकते हैं, है ना, दैट इज ट्रेडिंग ब्लॉक। यस नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स एनटीपी, ये सेम सवाल एमटीपी नंबर 2 में था क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर, जहां पे अपने को इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स दोनों को भी इक्वली ट्रीट करने का ऐसे अपन बात करता है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 9.39 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है, राइट। तो दोनों को क्या करना है सर, आपको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट अपन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द टर्म्स रिवैल्यूएशन इज अप्लाइड टू, रिवैल्यूएशन कौन से फिक्स एक्सचेंज या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज किसको अप्लाई होगा, ये सवाल है। एमटीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 53 सेम सवाल था, पेज नंबर 9.59 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, ओके ऑलरेडी हो चुका है बट फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जो आपका रिवैल्यूएशन है या जो आपका डिवैल्यूएशन है, क्या पूछा है यहाँ पे, ओके रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जो है वो आपका क्या होता है, फिक्स्ड पे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ओके तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 98 अगेन आपका बिल्कुल भी 99 और 100 दोनों भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, राइट। एमटीपी नंबर 3 से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं, ओके तो जो सेंट्रल बैंक का एक्ट है इंटरफियरेंस का इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट, है ना। और 100 का क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर मनी, राइट यस। सो यहाँ पे आपका एमटीपी नंबर 3 से उठाया गया क्वेश्चन नंबर 33 है, और एमटीपी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 63 भी यही है, और ये है आपका एमटीपी नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 48, ओके आई होप आप लोगों को ये पूरा जो एमटीपी है बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा। ये एमटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है,
एंड इसके अंदर कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम योर नेशनल इनकम एंड योर चैप्टर नंबर 8। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, है ना, वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो भाई, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए जरूर जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। एंड बिफोर एग्जाम सारी ही एमटीपीज के वीडियोस आपके लिए आ जाएंगे। कल मेरा और एक रिवीजन वीडियो आने वाला है फॉर द चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2। बच्चों ने मुझे बोला कि सर आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का एक रिवीजन वीडियो लेके आओ, तो जल्दी से अपन कल जो है वो रिवीजन वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून, कल आपको 6 बजे ठीक वो वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं तब तक, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। यस।